हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का 6 अध्याय का ब्रह्मांड विखंडन का 6 अध्याय का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस अंतहीन युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये टिड्डियों के दल की तरह हमला करते ही रहेंगे और जब तक मेरे जिस्म में लहू की एक भी बूंद बाकी है मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। हाँ, इस अंतहीन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि तिरंगा मानवता को हारने नहीं देगा और इनकी संख्या अकेले तिरंगा को जीतने नहीं देगी। उफ, क्या यही अंत है मेरा? क्या देशभक्त तिरंगा को अपनी मातृभूमि, अपने देश की मिट्टी पर मरने का सुख भी नहीं मिलेगा? मेरे होते तुझे मरने का श्रेय कोई और नहीं ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब यहाँ पर एक आवाज आती है, यह क्या? ये मेरा कौन सा मददगार आ गया? तुम? तेरी जान लेने का अधिकार सिर्फ कफन के पास है। चिंता मत कर तिरंगा, तुझे तेरी सरजमी पर मरने का जो सुख है उसे मैं खराब नहीं करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। अब आजा, उठ, तेरा न्याय स्तंभ और मेरा अन्याय स्तंभ मिलाते हैं और बता देते हैं इन खरबूजों की सपूत यह हो या कपूत। अपनी सरजमी के लिए मरने का जज्बा दोनों बराबर रखते थे। तेरा ये कर्ज तिरंगा पर उधार रहेगा कफन। तुम लोगों को मेरा प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। तुम्हारे पहले से ही सूजे हुए थोबड़े और अधिक सूजने से बच जाते, क्योंकि मेरा हरा भरा दोस्त एक बार गुस्से में आ जाए तो पूरे ग्रह को ही गली मोहल्लों की तरह साफ कर देता है। तुम हेजोस गिरोह वालों से वाकिफ हूं मैं। तुम दुर्दांत हथियारों पर दया दिखाना व्यर्थ है। यानी तुम लोगों ने पृथ्वीवासियों को आजाद नहीं किया तो तुम्हारा ग्रह अंतरिक्ष में एक जलता हुआ पिंड बनकर रह जाएगा। बता भाई हर्जो वाले दोता, इससे पहले कि मेरा लंगोटिया स्वच्छ अंतरिक्ष अभियान के तहत तेरे पूरे ग्रह पर झाड़ू फेर दे, तू अपना फैसला सुना। तुम मुट्ठी भर पृथ्वीवासी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और तुम तो आकाश गंगाओं के खलीफाओं में से एक हो। तुम दोनों इस तरह ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मांड संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ब्रह्मांड संहिता यह कहती है कि यदि किसी एक ग्रह को वासी अन्य ग्रह वासियों को जबरन बंधक बनाए तो उन्हें अधिकार है उस ग्रह के विरुद्ध युद्ध करने का। ब्रह्मांड संहिता का सबसे बड़ा नियम है कि ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा कोई भी सभ्यता नहीं करेगी। तुम धरतीवासियों ने ब्रह्मांड संहिता के इस सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है। क्या? असंभव। ब्रह्म शक्तियों का ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी क्रियान्वित नहीं कर सकता। तुम गलत हो ब्रज ग्रहवासी। ब्रह्म शक्ति क्रियान्वित कर दी गई है और यह दृष्टा पृथ्वीवासियों ने ही की है। शुरुआत में तो जब ट्रांसफ्यूशन की वजह से पृथ्वीवासी हमारे ग्रह पर आने लगे तो हमें उनका कारण समझ नहीं आया, पर अब कारण बिल्कुल साफ हो चुका है। इन धरतीवासियों ने ब्रह्म शक्ति का दुरुपयोग किया है जिससे यह अनियंत्रित हो गई है। अब इनकी गलती का खामियाजा पूरा ब्रह्मांड भुगतने वाला है। ब्रह्मांड संहिता तोड़ने के सर्वप्रथम दोषी पृथ्वीवासी हैं और यह तो तुम भी जानते हो ब्रज ग्रहवासी कि ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करने वाला ग्रह को ब्रह्मांड के हित के लिए खत्म कर देने का अधिकार किसी भी अन्य ग्रह को नहीं। बड़ी चिंता हो गई तुझे ब्रह्मांड के हित की। वर्षों से तुम हैजोर ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर बसने वाली सभ्यताओं का समूल नाश करते चले आ रहे हो। यदि हम आकाश गंगाओं के खलीफा नहीं होते तो तुम आधे ब्रह्मांड पर तानाशाह बने हुकूमत चला रहे होते। वह तो हम अब भी करेंगे। तुम मूर्खों को अंदेशा नहीं कि ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके तुम लोगों ने शताब्दियों से विराम लगे ग्रह युद्धों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पृथ्वी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड के असंतुलन का मूलाधार।
और जब पृथ्वी ने ही ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन कर दिया है तो अन्य ग्रहों को भला कौन रोकेगा। हेजोस, मैक्ट्रियन, नेक्सोस जैसे कई युद्धक ग्रह की सेनाएं पृथ्वी और पृथ्वी पर उस उत्तरजीवी को समाप्त करने के लिए निकल चुकी हैं जब ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन का दोषी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिप्सोना ग्रह के रक्त पिशाचु भी अपनी रक्त सुविधा शांत करने के लिए धरती पर आक्रमण कर चुके हैं। हे ब्रिजेस, तुम्हारे लिए पूरी खबर का अंत नहीं होता। आकाश गंगाओं के खलीफाओं, जब तुम मुझे यहाँ लड़ने में अपना समय गंवा रहे थे, उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड भर के कीटाणुओं की तरह फैले पृथ्वीवासियों का समूल नाश करने के लिए ब्रह्मांड के सभी चरमपंथी ग्रह संधि कर चुके थे। अब तुम पृथ्वीवासियों को बंधक बनाने की हमारी कतई कोई मंशा नहीं है। अब तो तुम्हें तुम्हारा समूल नाश करना है। हमें बैकअप चाहिए। बैकअप? मैं रजनी सर को बुलाना पड़ेगा। प्यारे लाल, उनसे काम से कम नहीं चलेगा। बातें मजाक न कर। चटनी बना देंगे। अडिग, सर्वशक्तिमान भीम काय अडिग। रजनी सर ने सुन ली। अपना पालतू जिनी भेज दिया हमारी मदद को। कभी तो सीरियस हो जाओ यार। अगर मेरे सीरियस होने से ये मुसीबत टलती तो जरूर हो जाता, पर यह तो होगा नहीं। इसलिए अपना पुराना फंडा ही सुपरहिट है। गगन भैया, मस्ती में आग लगाए दुश्मन की बस्ती में। अडिग के चट्टानी शरीर पर तेरी फुफकारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला प्राणी। जाओ, अनंत अंतरिक्ष में अपने लिए कोई नया ग्रह तलाशो। यह क्या? यह दानव कहां से आया? यह भी उन पृथ्वीवासियों के साथ ही आया होगा जो ट्रांसफ्यूजन होकर यहां आए थे और जिन्हें हमने बंदी बना लिया था। असंभव। इतनी बड़ी नीली मुसीबत अगर मानवों के पास आई होती तो पहले ही हमें नजर आ जाती। ये दानव जरूर मानव रूप में यहां आया होगा। देखिए, महान हेथरोडोस, जिस स्पेस जेल में हमने पृथ्वीवासियों को कैद किया था उसका एक हिस्सा ध्वस्त है। अवश्य ही यह दानव इसे तोड़कर बाहर आया होगा। स्पेस प्रिजन जहां से ध्वस्त हुई है वहां से कुछ और भी मानव भेजने की कोशिश कर रहे हैं। रोको उन्हें। खत्म कर दो इन पृथ्वीवासियों को। इतना आसान नहीं हमें खत्म करना। वास्तविक स्थिति समझने में हमें थोड़ा समय क्या लगा, तुम लोग तो खुद को शहंशाह समझ बैठे। पहले खुद को खत्म होने से बचा लो, फिर हमारी फिक्र करना। अति विशिष्ट शक्तियों वाले मानव, आम धरतीवासियों के पास ऐसी शक्तियां नहीं होती। अब हम क्या करें महान हेथरोडोस? अपनी पूरी ताकत लगाकर इनका मुकाबला करो हेथरोडोस। पूरी सैन्य शक्ति झोंक दो इन्हें खत्म करने में। तब तक मैं मदद बुलाता हूं। अनलिमिटेड पैलेंट 6 बिलियन ईयर लाइट ईयर आर्मी फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। मेरी उष्मा शक्ति भी इन नरभक्षी वन पस्तियों को जला नहीं पा रही। ये पेड़ पौधे भी इन विशालकाय आदि मानवों के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो कि कुछ देर पहले तक हमारे सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, परंतु फिर इन्हें अचानक न जाने क्या हो गया। इनके बदले हुए व्यवहार का कारण अवश्य ही ये काली धुंध है जो कि इनके सरों के ऊपर मंडरा रही है। देखो, इनकी आंखें पथराई हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अपने होश में नहीं है। इन्हें होश में लाने की कवायद तो तब करेंगे जब इस जंजाल से पीछा छूटे। उससे पहले हमें चींटियों की तरह मसलने वाले हैं। ओह, ये लताएं कैसी हैं जो कि इन नरभक्षी पेड़ों के मुकाबला कर रही हैं और हमें आजाद भी करा रही हैं। ये लताएं तो इन विशालकाय आदि मानवों को ही बंधक बना रही हैं, पर इस ग्रह की वनस्पति हमारी सहायक कैसे हो गई? प्रकृति चाहे धरती की हो या ब्रह्मांड की, किसी भी अन्य ग्रह की, सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार का जीवन सृजन करती हैं।
मैं हिमालय के जंगलों से आया था जब अचानक तीव्र रोशनी हुई और मैं यहाँ के विचित्र ग्रह पर आ गया। यहाँ पहुंचकर पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, परंतु जब तुम लोगों दोनों को विशालकाय जीवों से लड़ते और धरतीवासियों को उनसे बचाते देखा तो स्थिति कुछ कुछ समझ में आई। मैं धरतीवासियों को बचाने में तुम दोनों की सहायता करना चाहता था। वनपुत्र, तुम दोनों की तरह मेरे पास कोई अतिमानवीय शक्ति तो नहीं। मैंने फैसला किया कि अपने विकास के आरंभिक चरण वाले इन ग्रहों की वनस्पतियों से मित्रता करके की कोशिश करूंगा। देखता हूँ शायद ये हमारी कुछ सहायता कर दें। और तुम्हारी सोच कारगर सिद्ध हुई वनपुत्र। अगर सही समय पर तुम इन सात्विक वनस्पतियों की सहायता लेकर नहीं आते तो ओह, इन आदिमानवों ने तो लताओं के बंधन तोड़ डाले। ये बंधन से आजाद हो गए, पर ये चिल्ला क्यों रहे हैं? ये बेवजह नहीं चिल्ला रहे, ये मदद बुला रहे हैं। हे देवी, प्रकृति मदद के लिए ये इन्हें बुला रहे थे। डायनासोर, जितने ही विशालकाय जंगली जानवर, इन आदि मानवों ने इन सभी को अपना पालतू बना रखा है। भेड़िया देवता मदद, पता नहीं सात्विक वनस्पतियों इनका मुकाबला कर पाएंगी या नहीं, परंतु मैं और मेरे वनस्पति मित्र प्रयत्न अवश्य करेंगे। जानवर स्वाभाविक रूप से आग से डरते हैं। शुरुआत में इन आदि मानवों पर भी आग कारगर साबित हुई, उम्मीद है इन पर भी होगी। सभी में भीषण युद्ध होता है। उफ, इनके आदेश पर केवल थलचर ही नहीं, नभचर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। उफ, ये तो अपने तीखे पंजे और पैने नाखून से नोच डालने पर उतारू हैं। गिद्धों की तरह चिमटे इस झुंड को खुद से अलग करने के लिए मुझे धारण करना होगा अपना अग्नि शक्ति रूप। इस ग्रह के दुर्दांत प्रकृति राक्षस भी इस ब्रह्मांड रक्षों को खत्म कर पाने में असफल हो रहे थे। मैं इस ग्रह के आदि मानवों के मस्तिष्कों पर कब्जा तो कर लिया और इनके अधीन इस ग्रह के विशालकाय प्राणियों को अपने अधीन भी कर लिया, लेकिन नतीजा सिर्फ निकलता नहीं दिख रहा। भेड़िया, शक्ति और ये वनपुत्र मिलकर इन सभी प्राणियों पर भारी पड़ेंगे या नहीं, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। इन आदि मानवों के दिमाग, इनकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं है, पर मेरी मानसिक शक्तियां तो अभी अपने चरम पर है। मैं अब तक इन आदि मानवों के आदेशों द्वारा ही इन प्राणियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रखा था, जबकि अपनी अति विकसित मानसिक शक्तियों की सहायता से मैं इस ग्रह के अन्य प्राणियों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अग्नि शक्ति के दैत्य रूप से भयभीत होकर ये पक्षी वापस लौट रहे हैं। नर पक्षी, वनस्पति और परगिरी जीव भी मैदान छोड़ रहे हैं। मुसीबत वापस लौट रही है। यही सही समय है, मुझे इन सभी प्राणियों के दिमाग पर अपने कब्जे में लेने होंगे। अरे, ये तो भागते भागते दोबारा आक्रमण करने लौट रहे हैं। आचार्य है, पहले आदि मानव और अब ये भी। इनके सरों पर भी वैसी काली धुंध मंडरा रही है जैसी आदि मानवों के सरों पर मंडरा रही थी। आओ शैतानों, दोबारा मुंह तोड़वाना चाहते हो तो आओ, भेड़िया तुम्हें निराश नहीं करेगा। इन्हें अपनी असली शक्ति का नमूना दिखाना होगा। ओह, यह क्या मानसिक ऊर्जा का वार। इन प्राणियों की मानसिक शक्तियां एकाएक इतनी विकसित नहीं हो सकती। अवश्य ही इन आदि मानवों और इन प्राणियों के दिमाग पर इस काली धुंध की तरह मंडराते साय ने कब्जा किया है और इनके जरिए वह हम पर आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल सही समझी शक्ति। ये काला साया ही इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ध्रुव, ध्रुव, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हवा में अचानक कैसे प्रकट हो गए मित्र? समझाने का वक्त नहीं है दोस्त। क्या तुम इस ग्रह के सभी वनस्पतियों को आदेश दे सकते हो? कोशिश कर सकता हूं, परंतु हमें करना क्या है? इस ग्रह के सभी वनस्पतियों को आदेश दो, वनपुत्र की जिस किसी भी प्राणी के ऊपर ये काली धुंध मंडराती दिखाई दे उसे बंधक बना ले। ये तो काफी मुश्किल काम है ध्रुव, फिर भी मैं कोशिश करता हूं।
मैंने इन्हें आदेश दे दिया है ध्रुव। बढ़िया, एक काम तो हो गया, अब दूसरे की बारी। भेड़िया, अपनी भेड़िया फौज को पुकारो। पर इस अजनबी ग्रह पर भेड़िया फौज कहां से आएगी? ट्रांसफ्यूजन, मेरा मतलब जिस प्रक्रिया ने तुम्हें और अन्य धरतीवासियों को यहां पहुंचाया है, उसका असर केवल मानवों पर ही नहीं, अन्य प्राणियों पर भी हुआ है। अगर संसार के सभी जीव जंतु अलग अलग ग्रहों के पर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं तो तुम्हारे भेड़िए भी हुए होंगे। मैं कोशिश करके देखता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ। वाकई तुम्हारे पुकारने पर भेड़िया आ रहे हैं। ये मेरी भेड़िया फौज के सिपाही हैं। शाबाश मेरे भेड़ियों, जाओ और भभोड़ डालो इन राक्षसों को। भेड़िया सैनिक आकार में छोटे सही, परंतु ये इतने हजारों की संख्या में हैं कि इनके सामने ये परग्रही परकाले टिक नहीं पाएंगे। वनपुत्र के निर्देश पर वनस्पतियों के इन जानवरों को बांध रही थी, जिससे तुम्हारी भेड़िया फौज को इन पर हमले करने में परेशानी नहीं होगी। ये घास और लताएं इन आकाशीय परकालों को भी आक्रमण करने से रोकेंगे। बहुत अच्छे। अब अगर मेरा अंदाजा सही है तो सबसे अधिक विचलित ये एक आदि मानव होगा, जो कि इस काले साए का होस्ट है। बहुत शातिर है तू ध्रुव। इतनी आसानी से तू समझ गया कि मुझे ऑपरेट करने के लिए किसी एक होस्ट शरीर की जरूरत है। ये शरीर सिर्फ मेरी शक्तियों का होस्ट करता है और आसपास के अन्य मेरी पसंद के शरीरों को ओवर शैडो करते हैं। मैं इन सभी ओवर शैडो शरीर को अपना मनचाहा काम ले सकता हूँ। होस्ट शरीर मेरे धुंध रूपी अस्तित्व को संग्रहित करता है और ओवर शैडो के रूप में मैं अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ। पर तूने ये कैसे जाना कि मेरा होस्ट शरीर शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता? सिर्फ शैडो शरीर ही मेरे आदेशों का मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह शरीर सिर्फ इन शक्तियों को निर्देशित और संचालित करता है। अभी तक मैं यह बात नहीं जानता था, पर अच्छा हुआ तूने अपने बड़पोलेपन में यह बात उगल दी। भेड़िया वनपुत्र शक्ति, इस आदि मानव को अपनी गिरफ्त में ले लो। ओ, तो तू तो मुसीबत बनने वाला पे उतारू है ध्रुव। इस धुंध रूप में मैं ऐसे प्राणियों को ओवर शैडो कर सकता हूँ जिसकी बौद्धिक क्षमता मुझसे कम है या फिर जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, वरना सबसे पहले मैं तुम ब्रह्मांड रक्षकों को ओवर शैडो करता। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे। मेरे संग्राहक शरीर मेरी शक्तियों का नमूना तुम्हें नुमाइश कराएंगे। मेरी ऊष्मा शक्ति इस धुंध रूपी काले साए को वाष्पित कर देगी। ऐसा नहीं होगा शक्ति, तुम्हारे वारों का असर सिर्फ उन प्राणियों पर होगा जिससे इस काले साए ने ओवरशैडो किया हुआ है। कोई तो तरीका होगा इससे रुकने का। तभी ध्रुव कहता है, सिर्फ एक तरीका है, हमें अपनी संख्या बढ़ानी होगी। संख्या बढ़ानी होगी मतलब? जैसे इसके चंद ओवर शैडो प्राणियों पर भेड़ियों की फौज के हजारों भेड़िया भारी पड़ रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपनी संख्या बढ़ानी होगी। काले साए ने जिन प्राणियों को ओवर शैडो किया है, उनकी बौद्धिक क्षमता का लगभग नगण्य है। वे वार करने के लिए भी काले साए के कमांड पर निर्भर हैं, क्योंकि काले साए को एक साथ कई ओवर शैडो प्राणियों को ऑपरेट करना पड़ रहा है। इसलिए कम संख्या में टारगेट पर वार करना उसके लिए आसान है, पर जैसे जैसे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जाएगी, उसके लिए उन पर वार करने पे कमांड देना मुश्किल होता जाएगा। पर हम अपनी संख्या कैसे बढ़ाएंगे? ये ग्रह बहुत बड़ा है भेड़िया। तुम लोग जिस जगह ट्रांसमिशन हुए हो, उसके अलावा भी इस ग्रह के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसमिशन हुए हैं। ये ट्रांसमिशन एक खास पैटर्न में हो रहे हैं। हर ट्रांसमिशन एक पैटर्न है। जैसे पृथ्वी पर मैक्सिको के चीचेन इत्या के आसपास और आदिवासी जातियों बस्ती, जहां पर परग्रही आदिवासियों का ट्रांसमिशन हुआ था, जहां विकसित मानव सभ्यताएं थीं, उन जगहों पर एलियन सभ्यताओं का ट्रांसमिशन हुआ था। ट्रांसफ्यूजन का यही पैटर्न अलग अलग ग्रहों पर पहुंचते पृथ्वीवासियों का भी लागू है। तुम्हारी और वनपुत्र की शक्तियां प्राकृतिक हैं, इसलिए तुम्हारा और वनपुत्र का ट्रांसफ्यूजन इस ग्रह पर हुआ जहां प्रकृति अपने उत्थान पर है। शक्ति भी आदि शक्ति का रूप है, इसलिए प्रकृति उसकी शक्तियों का भी आधार है। पर मैंने और शक्ति ने जिन पृथ्वीवासियों को सुरक्षित किया है, वे सभी तो शहरवासी थे।
ये सवाल तो मुझे भी खटक रहा है, पर एक बात तय है कि ट्रांसफ्यूशन अपना पैटर्न किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। शहरवासियों के यहाँ ट्रांसफ्यूशन होने के पीछे जरूर कोई लॉजिक है जो कि अभी समझ नहीं आ रहा, पर इससे हमारी मुश्किलें कैसे सुलझेंगी? वे पृथ्वीवासी खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वे इससे लड़ने में हमारी सहायता कैसे करेंगे? वे पृथ्वीवासी नहीं करेंगे, बल्कि वे पृथ्वीवासी करेंगे जो कि इस ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर ट्रांसफ्यूशन से आए हैं, और यहाँ ट्रांसफ्यूशन होने से पहले मैं उनसे संपर्क साध चुका हूँ। अब किसी भी पल वे यहाँ पहुंचते ही होंगे। कहानी आगे जारी है ब्रह्मांड विस्मरण में, फाइनल कहानी। तो इसके अगली कहानी में हम पहुंचते हैं ब्रह्मांड विस्मरण में, आखिरी सीरीज के 7वें अध्याय में। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें।